कौन सा वाला क्वेश्चन है ये? 10.1 का 6th। यस देखो इसमें दिया हुआ है पार्टिकल रोटेट्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 54 मीटर्स। $54 मीटर का रेडियस है और वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है v = 4t और v मीटर पर है, सब कुछ ऐसा यूनिट में है। 54 मीटर्स का है ये। और हमें क्या बताना है? हेयर v इज़ इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज़ इन सेकेंड्स। फाइंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड्स। t = 3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल बताना है कि उनके बीच का एंगल कितना है। तो मान लो सपोज यहाँ से शुरू हुआ तो 3 मिनट में यहाँ पे कहीं पे पहुँच गया, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 सेकेंड। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 × 3 = 12। और अब यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर दो होंगे। नेट एक्सेलरेशन वेक्टर तो इधर कहीं आएगा तो, लेकिन दो होंगे वो, तो दोनों निकाल लेते हैं। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा टेंजेंशियल और एक होगा सेंट्रीपिटल। तो ये वाला सेंट्रीपिटल और ये वाला टेंजेंशियल। तो सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड होता है v²/r AC। फटाफट ये कैलकुलेट कर लिया, v² 12² डिवाइडेड बाय 54। इसकी वैल्यू आ गई 12 × 12 डिवाइडेड बाय 54। तो ये हो गया 12, 6 से चला जाएगा, 6 9 जा और 6 2 जा, तो ये फिर 3 से चला जाएगा, 3 3 जा, 3 4 जा, तो 2 4 जा 8/3। तो इसकी वैल्यू हो गई 8/3। 80 क्या होता है? dv/dt। 80 इज dv/dt। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसका डिफ्रेंसिएशन तो 4 हो गई है। तो ये 4t² है, ये सब गड़बड़ हो गया फिर तो। 4t² में ये जो होगा ये होगा t 3 सेकेंड्स पर, तो 3² दैट इज़ 9 4 36। वेलोसिटी आएगी 36। तो ये 36 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 36 × 36 डिवाइडेड बाय 54। तो 9 4 36, 9 6 54, फिर 6 6 36, तो 4 6 24। इसकी वैल्यू हो गई 24। फिर 80 इसका डिफ्रेंसिएशन dv/dt। तो इसका हो गया डिफ्रेंसिएशन 80 ना, 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई t, तो t की जगह लिख दिया 3 सेकेंड्स, तो 24 से ये 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 24। अब हमें करना क्या है? इधर पे ये AC है, इधर पे ये 80 है और यहाँ पे कहीं नेट आएगा इसका, ये नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन हमें वेलोसिटी के साथ चाहिए। तो वेलोसिटी किस तरफ होती है? वेलोसिटी ये 80 की तरफ ही होती है, इधर ही है, यही है वेलोसिटी। तो ये वाला एंगल फाइंड करना है बस हमें। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड करें? ये वाला एंगल ऐसे फाइंड करेंगे, ट्राइंगल बना लिया ऐसे। ये एंगल फाइंड करना, देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, सब 90 डिग्री है। ये वाला थीटा है। सो दिस कैन बी रिटन एज, देखो इस ट्राइंगल को देखो, इसको पकड़ के, ये थीटा है। सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ये AC की वैल्यू आ गई 24 और AT की वैल्यू कितनी आ गई? 36। सो दिस इज 24 एंड दिस इज 36। तो ये 24 है तो ये भी 24 होगा। तो tan थीटा इज 24/36। तो 12 2 24, 12 3 36, tan इनवर्स 2/3। tan थीटा आया है 2/3, तो tan इनवर्स 2/3 इज द आंसर।
2/3 इसकी वैल्यू कैसे निकालें? इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। अच्छा नहीं, वो पूछ रही 10 इनवर्स 2/3 कुछ एंगल वैंगल लिख दें यहाँ पे 30 डिग्री 35 डिग्री। नहीं, वो नहीं जानते हम। किसके एंगल लिखने जाते हैं? 30 के लिख। इससे इजी मेथड, इससे ये एक्चुअली पता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए इतना बड़ा लग रहा है तुम्हें। तुम तो फोकस देखो, फोकस किन चीज़ों पे अपना फोकस है? केवल टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिखने पे और केवल नेट एक्सीलरेशन लिखने पे। तो वो ये मैं कैलकुलेशन में मैंने लगभग अपना 80% टाइम खा गया। कैलकुलेशन से तुम कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन जब खुद करो तो लगेगा तो हो गई अपने आप। तो ये इजी ही है। इसमें बस देखो हमने क्या किया, कैलकुलेशन को छोड़ दो, हमने बस क्या किया, ये पकड़ो। तो हमें AC निकाला हमने, अब AC का फॉर्मूला याद होना चाहिए। AT निकाला, AT का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यही कर सकते हैं हम, और कुछ तो कर नहीं सकते। और वेलोसिटी किस तरफ होती है? वेलोसिटी इस तरफ होती है। तो नेट एक्सीलरेशन का डायरेक्शन निकाल के हमने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी बस। तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, मतलब ऐसा इतना टाइम कंज्यूमिंग एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसका कुछ छोटा सा वर्जन आ सकता है, या बहुत डेटा एकदम बहुत ईजी हो सकता है। तो एक हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता था, एक ऐसे बॉब लटका हुआ है और वो इसी प्लेन में ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, एक ही प्लेन में। ये सिंपल पेंडुलम होता था। बट व्हाट इफ कि हम उसको ऐसे गोल गोल, रस्सी यूँ बंधी हुई है लेकिन ऐसे गोल गोल घुमा दे, उसे गोल गोल ऐसे घूम सकते हैं, लट्टू बांध के हमने रस्सी में और उसको ऐसे गोल गोल घुमा दिया। तो एक्चुअली वो सर्कुलर मोशन में, इस प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा फिर। तो दैट इज समटाइम्स कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्यों? क्योंकि ये एक रस्सी जो पाथ ट्रेस करेगी जैसे कोन की तरह होगा, ये घूम ये रहा है बट रस्सी जो ऐसे पाथ बना रही है ऐसे कोन जैसा विजुअलाइजेशन होगा। तो कोनिकल पेंडुलम में हम ज़रा सा समझते हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं टेंशन वगैरह। और कोनिकल पेंडुलम समझ में आ गया ना, इट ट्रेस अ कोन। तो मान लो किसी पॉइंट पर कोनिकल पेंडुलम इस स्टेट में है और वो जो सर्कल ट्रेवल कर रहा है वो जो बोर्ड है उसके आउट ऑफ द प्लेन में है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर मोशन में होगा कि अगर तुम केवल इसको विजुलाइज करो, सब भूल जाओ रस्सी वस्सी, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा होगा कौन, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस क्या होगा उस सर्कल का जिसमें वो गोल गोल घूम रहा होगा, ये दिस इज द रेडियस। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर इक्वेशन लगाते हैं फोर्सेस वगैरह समझते हुए। तो एक तो टेंशन इधर लग रहा होगा, लेट्स से ये एंगल थीटा है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, और mg इधर लग रहा होगा, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा होगा इस पर। नेट एक्सीलरेशन इसका किस तरफ होगा, नेट एक्सीलरेशन क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है, लेट्स से v स्पीड से घूम रहा है, तो एक्सीलरेशन उसका सेंटर की तरफ होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। v कांस्टेंट है तो पूरा का पूरा इस तरफ होगा,
तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। तो एक्सेलरेशन लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है हमें, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम है उस डायरेक्शन में, तो रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका कुछ कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पे टी लग रहा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा और ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और यहाँ पे लग रहा है एम जी। तो एक्सीलरेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, एक्सीलरेशन के लिए ये टी कॉस थीटा वाला जिम्मेदार है क्योंकि एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में, ये समझ में आ रहा है। तो टी कॉस थीटा को क्या लिख देंगे हम, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल वाला एक्सीलरेशन क्या है, v स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज v स्क्वायर बाय आर। तो इस a की जगह क्या लिखने वाले हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, v स्क्वायर बाय आर। तो बस उस इक्वेशन को यहाँ पे ले आए जो काम की इक्वेशन है, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और जो इधर साइड कोई एक्सेलरेशन नहीं है वर्टिकल में, फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे, इधर साइड कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी, टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी, क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इधर था केवल, तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो ये भी लिख देते हैं, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो अगर पहली इक्वेशन से दूसरे को डिवाइड कर दें तो टी टी कट जाएगा, टी टी कट जाएगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये टी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, एम ए के, क्योंकि न्यूटन ने कहा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ नाइट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इस वजह से है ना। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा, तो ये होगा टेन थीटा, और एम से एम ही कट जाएगा, क्या बचेगा जी ऊपर इधर और नीचे वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से। मतलब ये एंगल हमें पता चल जाएगा, अगर हमें उसकी स्पीड पता है, रेडियस पता है, तो एंगल पता चल जाएगा। और अगर इसको स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके ऐड कर देते, इसको स्क्वायर कर देते और इसको भी स्क्वायर कर देते और ऐड कर देते, तो इधर क्या बनता है, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर बनता है टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाता, ब्रैकेट में क्या बचता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, इज इक्वल्स टू उधर साइड का स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी टू द पावर 4 बाय आर की पावर 2। ये समझ में आ रहा है ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि हमें टी भी कैलकुलेट करना है। तो टी भी कैलकुलेट करने के लिए तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर, एम स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों में से, तो जी स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से वी की पावर 4 बाय आर स्क्वायर, तो टी का अंडर रूट ले ले, तो ये अंडर रूट लेके आ जाएगा यहाँ पे, तो एम इसका अंडर रूट, एम स्क्वायर का अंडर रूट लिखा तो एम, और पूरे का अंडर रूट कर दिया तो जी स्क्वायर प्लस वी टू द पावर 4 बाय आर स्क्वायर, इसका अंडर रूट करके इसका प्लस में नहीं होगा ना, हाँ प्लस में, अगर ये केवल मल्टीप्लिकेशन में लिखा होता तब तो हो जाता, लेकिन ये प्लस में लिखा हुआ है। तो इस कैलकुलेशन मत उलझो, कैलकुलेशन तो जो तुम एक बार करोगे ना क्लास के बाद तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, बस हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, वही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं। तो अगर हमें ये तो पता ही रहता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्पीड पता लग जाएगी कितने से घूम रहा है, और रेडियस पता लग जाए तो हम टेंशन निकाल सकते हैं रस्सी में, और एंगल निकाल सकते हैं, 2 चीज़ें कर सकते हैं। और ये बस एप्रिशिएशन के लिए है, इसके क्वेश्चन आने की संभावना एकदम 0 है, बस एप्रिशिएशन के लिए ये।
ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा था ये, लेकिन अगर ऐसे लट्टू बांध के हम ऐसे 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 घुमाने लगे तो सर्कल वर्टिकल बन जाएगा। तब हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, कैसे न्यूटन के लॉ लगाएंगे, वो देखते हैं। तो ये समझ में आया? ये नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब अगला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, कर हम सेम ही चीज़ रहे हैं, बस फॉर्मूला इसका यूज़ कर रहे हैं सेंट्रीपिटल वाले का। तो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में क्या होगा कि मान लो किसी पोजीशन पे ये पेंडुलम लटका हुआ यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और इसका मास m है, और इस मोमेंट पे इसकी स्पीड ऐसे सर्कल ट्रेस करेगा या वर्टिकल, इसकी स्पीड है लेट्स से v। तो इसका एफबीडी बनाएंगे, सारे फोर्सेस लिखेंगे इस पर। तो एक फोर्स तो इधर है टेंशन, और एक फोर्स इधर है mg, उसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं है। मतलब यही कुछ ऐसा कुछ कर रहे होंगे कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ला रहे हो। तो ठीक है, हम रिजॉल्व कर लेते हैं। फोर्सेस का डायग्राम बना रहे हैं बस यहाँ पे। इस एंगल को थीटा मान लेते हैं कि ये वर्टिकल के साथ इस मोमेंट पे थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये t है, ये एक्सिस सिस्टम है, दिस इज थीटा, यहाँ पे mg है। तो इसको रिजॉल्व कर लिया, इधर हो गया t। अच्छा एक मिनट, सर्कल किस तरफ है, मतलब सर्कल का रेडियस इस तरफ है। तो इस वाली सिचुएशन में t तो ऑलरेडी रिजॉल्व ही है, mg को रिजॉल्व कर लेते हैं। mg को मतलब मैं इसमें क्या t को रिजॉल्व करने चला था, लेकिन फाइनली हमें mv²/r तो उस तरफ लिखना है ना। तो इसको रिजॉल्व ना करते हुए, t को रिजॉल्व ना करते हुए mg को रिजॉल्व करके इस तरफ ले आते हैं। तो एक्सिस सिस्टम यूँ मान लेते हैं। वैसा कर देते तो समझ में आ रहा है ना क्या गलती हो जाती। गलती तो कुछ नहीं होती, बट कोई काम की नहीं रहता वो। तो यहाँ पे mg इधर, और थीटा ये वाला एंगल है ये, तो ये भी थीटा होगा। देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी थीटा यहाँ पे। तो mg को रिजॉल्व कर लिया, mg का एक कंपोनेंट आ गया यहाँ पे mg cos थीटा, और एक यहाँ आ गया mg sin थीटा। अब नेट एक्सीलरेशन इस तरफ है, इस तरफ, तो नेट फोर्स इस तरफ लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, t माइनस mg cos थीटा। तो t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना होगा इस तरफ, v²/r, ये होगा v²/r। ठीक है, इस तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका नेट। तो यहाँ से टेंशन निकल के आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv²/r। जैसे ये थीटा इस केस में चेंजिंग है, वेरिएबल है ये थीटा। ये वाला जो थीटा है ये चेंज हो रहा है, देखो एंगल शुरुआत में 0 है, फिर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब टेंशन चेंज होती जाएगी, और v भी चेंज होता जा रहा है कि अगर तुमने यहाँ से किसी को फेंका है तो क्लियरली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक कम होगी, तो v भी चेंज होता जा रहा है। तो दिस टेंशन इज़ वेरिएबल, ये कुछ कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल टेंशन है। सो दिस इज वेरिएबल टेंशन। जिस पर किस पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन थीटा एंड v।
ये क्वेश्चन लिखो, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 grams, a small block of mass 100 gram moves with uniform speed in a horizontal circular groove with vertical side walls of radius 25 centimeter, if the block takes 2 seconds to complete one round, find the normal constant force by the side wall of the groove. तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ो इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम moves with uniform speed in a horizontal circular groove. ग्रूव का मतलब क्या होता है? ग्रूव इज नथिंग बट ऐसा कुछ पाइप जैसा, मान लो पाइप में घूम रहे हो। और हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है? बताओ कौन सा वर्ड नहीं समझ आया? ग्रूव। फाइंड द नॉर्मल कांस्टेंट फोर्स बाय द साइड वॉल ऑफ द ग्रूव। तो देखो वर्ड बाय वर्ड पढ़ो प्रॉब्लम को। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम्स, तो इमेजिन करो एक 100 ग्राम का स्मॉल वो है, मास है। मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव मतलब ये तो वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है, ऐसे घूम रहा है, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ग्रूव में घूम रहा है, काय में घूम रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। ग्रूव का मतलब क्या होता है वैसे? ग्रूव का मतलब होता है कि ऐसे पाइप होगा, पाइप में चल रहा होगा वो, इसमें घूम रहा है। विथ वर्टिकल साइड वॉल्स ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। अच्छा, वर्टिकल साइड वॉल मतलब कि इधर ये वाली जो साइड वॉल है, वर्टिकल साइड वॉल का रेडियस जो है कितना है? 54 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये समझ आर दिया हुआ है। If the block takes 2 seconds to complete one round, find the normal constant force by the side wall of the groove. तो क्या बोल रहा है कि कितना टाइम लग रहा है उसे? 2 सेकंड लग रहे हैं कंप्लीट करने के लिए। तो 2 सेकंड लग रहे हैं उसे कंप्लीट करने के लिए पूरे सर्कल को। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या दे देगी? v दे देगी, v निकल के आ जाएगा। तो देखना कितना ट्रैवल करना है इसको, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर ट्रैवल करना है। कितने टाइम में ट्रैवल कर रही है? 2 सेकेंड में। मतलब 1 सेकेंड में कितना करता? 1 सेकेंड में करता पाई आर, मतलब पाई आर मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। सो v इज इक्वल्स टू पाई आर, 25 पाई मीटर पर सेकेंड, दिस इज v। यूनिटरी मेथड से निकाल लिया, ऐसे भी निकाल सकते हो। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 2 पाई आर और टाइम इज 2, तो पाई आर। तो ठीक है, v निकालने के बाद क्या करना है हमें? इसका एफबीडी देखना है कि क्या हो रहा होगा इसके साथ। तो हमें क्या, वर्टिकल वॉल जब पाइप पे ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा, तो कौन सा फोर्स उसे गोल गोल घुमा रहा होगा? नॉर्मल वाला। यहाँ तो रस्सी लगी नहीं है, रस्सी तो है नहीं,
कि रस्सी उसको टेंशन दे रही हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कौन करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका एपीडी बनाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? इससे टच होके जा रहा है ये वर्टिकल वॉल से, तो इस तरफ। तो यही नॉर्मल रिएक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? v स्क्वायर बार। तो नॉर्मल कितना हो गया? वही हमें फाइंड करना है। मास दिया हो 100 ग्राम्स, सब कुछ ऐसा यूनिट में रखना है, तो 0.1 kg। v स्क्वायर यानी कि कितना है अपना? पाई आर, 25 पाई डिवाइडेड बाय आर। आर इज़ 25। अच्छा, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी था। ये एक्चुअली में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट विल π/4। तो यहाँ पे ये π/4 आएगा, और उसका भी स्क्वायर, और यहाँ पे r 1/4, क्योंकि 25 सेंटीमीटर। π/4 मीटर पर सेकेंड v स्क्वायर करना है, इस वजह से। फिर सॉल्व कर दिया इसको। 0.1 इंटू π²/16, यहाँ पे 1/4, तो 4 + 16, तो यहाँ पे 4 बचेगा नीचे। तो 0.1/4 इंटू π², ये हो गया। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दीज मैनी न्यूटन। तो मैं पैटर्न पकड़ में आ रहा है, एक ही चीज़ सामने आ रही है। v²/r। नेक्स्ट लिखो अ फाइटर प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ फाइटर प्लेन इज पुलिंग आउट fighter plane is pulling out for a dive at a speed of 900 km/h. 900 km/h, assuming its path to be vertical circle of radius 2000 meters and its mass to be 1600 kg 16,000 kg. Find the force exerted by air. Find the force exerted by air on its lowest point. At its lowest point. At its lowest point. तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ो उसको। फाइटर प्लेन इज पुलिंग आउट फॉर अ डाइव एट ए स्पीड ऑफ 900 km/h, अज्यूमिंग इट्स पाथ टू बी वर्टिकल सर्कल। तो फाइटर प्लेन जा रहा है और उसको रियलाइज़ हुआ कि अब एक सर्कुलर ऐसा करना है, कुछ भी जो भी उसका काम है करने के लिए।
तो सर्कुलर पाथ में आ गया वो वर्टिकल सर्कल में। तो अज्यूमिंग इट्स पार्ट टू बी वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 2000 मीटर्स, तो 2000 मीटर्स का रेडियस है। तो m की वैल्यू दी हुई है 16,000 kg। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन इट्स लोएस्ट पॉइंट। देखो लोएस्ट पॉइंट पर अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो कौन सा फोर्स होगा जो उसको ऊपर लेके जाएगा? एयर ड्रैग का। तुम सोचते हो ना कि मतलब हम सब सोचते हैं कि एरोप्लेन आसमान में क्यों उड़ता है? ग्रेविटी की वजह से तो नीचे आना चाहिए, तो ऊपर चला जाता है वो। तो कहते हैं एयर के ड्रैग की वजह से जाता है ऊपर। तो यहाँ पर भी ऊपर जाएगा अगर वर्टिकल सर्कल में, तो एयर ड्रैग ऊपर लग रहा होगा उस पर। तो इस पॉइंट पे एयर ड्रैग लग रहा है ऊपर, लेट से FD, FA कर देते हैं। FA मतलब फोर्स बिकॉज ऑफ एयर, और mg तो नीचे लग ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वर्टिकल सर्कल में क्या लिखेंगे? FA माइनस mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो FA माइनस mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। क्या किलोमीटर में दिया है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में रखेंगे, SI यूनिट में रखना है। तो FA की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से। FA इज इक्वल्स टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। m तो m है, कितना है? 16,000। m कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा g की वैल्यू 10 मान लो, प्लस v स्क्वायर कितना है? रेडियस इज 2000 स्क्वायर बाय r। नहीं v नहीं, v कुछ और है, 900 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट नहीं है ये। तो 900 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर में, 1000 मीटर्स, और आवर को कन्वर्ट कर लो सेकेंड्स में, यानी कि 3600 सेकेंड्स। तो ये क्या हो गया? 2 0 से 2 0 कट गए, और क्या? 9 4 जा 36, 9 10 जा 90, तो ये 1000 बचा ऊपर। फिर ये 4 तो ये 250 इंटू 10 2500, तो 2500 मीटर पर सेकेंड की इसकी वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ पे आ जाएगा 2500 और यहाँ आ जाएगा 2000। बस इसको भी सॉल्व कर लेना। अच्छा, यहाँ पे हमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। इधर पे टेंजेंशियल फोर्स भी होगा, कुछ ना कुछ स्पीड चेंज हो रही होगी जो भी है, लेकिन उसकी ना वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना उसकी ज़रूरत है, तो इसलिए सोचा ही नहीं उसके बारे में। नेक्स्ट देखो, 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m3 particles each of mass m 3 particles each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle of side A
of side A. The only forces acting on the particle, the only forces acting on the particles are their mutually gravitational pull. Mutually gravitational pull. It is desired that it is desired that each particle moves in a circle while maintaining the original mutual separation A. So find the initial velocity. Find the initial velocity that should be given to each particle and also the time period of the circular motion. Time period of the circular motion. तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, जितना बड़ा सवाल है उतना ही आसान है सिचुएशन को समझना। तो देखिए 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर सिचुएटेड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A। तो 3 पार्टिकल्स हैं वो ऐसे सिचुएटेड हैं कि वो वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पर हैं। ठीक है, ये सिचुएशन सबसे पहली लाइन पढ़ के दिमाग में आ गई। तो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स आर म्यूचुअली ग्रेविटेशनल पुल। इन पर कोई फोर्स नहीं है इनके म्यूचुअल अट्रैक्शन के अलावा। स्पेस में रखें, कोई ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का फोर्स नहीं है, इन्हीं का बस फोर्स है। तो जैसे इस पर एक फोर्स इधर लग रहा होगा, इसका ग्रेविटेशनल पुल, और इधर लग रहा होगा एक, सिमिलरली इस पर एक इधर और एक इधर, सिमिलरली इस पर इधर और इधर, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, इट इज़ डिजायर्ड दैट ईच पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल व्हाइल मेंटेनिंग द ओरिजिनल म्यूचुअल सेपरेशन ए। तो ऐसा डिज़ायर है कि ये गोल गोल घूमे सर्कल में, ऐसे गोल गोल घूमे, है ना, सेम सेपरेशन रहे इनके बीच में, ऐसे गोल गोल चल, ये ट्राइंगल ऐसा गोल गोल घूमता जाए। तो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू ईच पार्टिकल एंड ऑल्सो द टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो हमें बताना है कि शुरुआत में कितनी वेलोसिटी दें। तो सिमेट्री से ये तो समझ में आ रहा होगा, जितनी इसको देनी पड़ेगी उतनी इसको देनी पड़ेगी, उतनी स्पीड इसको देनी पड़ेगी, सबको बराबर देनी पड़ेगी, तभी तो मेंटेन कर पाएंगे अपनी बीच की आपस की दूरी बराबर। और ये भी बताना है कि टाइम पीरियड कितना होना चाहिए। तो बस शुरू हो जाते हैं। तो आइडेंटिफाई क्या करना है सबसे पहले ऑन द पॉइंट कि सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स लिखते थे एक तरफ, वैसे ये लिख देंगे mv²/r से बराबर कर देंगे। तो कोई एक पॉइंट से अपना काम चल जाएगा। तो पूरे सर्कल पे अपन एक पॉइंट मार्क करते हैं।
इस पर इसकी वजह से फोर्स कितना लग रहा होगा, जी m1 m2, m तो बराबर ही है, तो जी mm बाय ए स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पुल यही होता है। इसको अपन फिलहाल के लिए f बोल देते हैं, इतनी बड़ी चीज़ को, है ना। f इज़ वॉट, जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो f यहाँ लग रहा होगा, एक f यहाँ लग रहा होगा, यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे, और सेंटर यहाँ पे कहीं पे है। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो सेंटर के अबाउट कितना होगा उससे मतलब है हमें, क्योंकि वही तो सर्कुलर मोशन में घुमा रहा होगा। सो दिस इज़ f, दिस इज़ f। ये ट्राइंगल ऐसे कंप्लीट करते हैं तो ये 60 डिग्री होता, तो ये वाले एंगल्स का अंदाज़ा लग गया। दिस इज़ 30 डिग्री एंड दिस इज़ 30 डिग्री। तो हमें नेट इनका क्लियर सा दिख रहा है, वो इसी तरफ आएगा, दोनों का नेट इसी तरफ आएगा। कैसे लिखें उसको, वेक्टर सम की तरह देख लेते हैं। दो वेक्टर की तरह देखो, ये f है, ये f है, यहाँ भी f, यहाँ भी f, और दोनों के बीच का एंगल इफेक्टिव 60 डिग्री। तो नेट f कैसे लिखते हैं, f नेट इज इक्वल्स टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2ab 60 डिग्री। तो 2ff cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज़ 1/2। तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये भी f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 3f स्क्वायर, उसका रूट, तो ये हो गया f√3। जो नेट फोर्स इस तरफ आएगा दैट विल बी f√3, ठीक है। और यही इसे सर्कुलर मोशन में घुमा रहा होगा, तो f√3 इज इक्वल्स टू mv²/r। सब कुछ दिया हुआ है, v की वैल्यू आ गई यहाँ से, v इज इक्वल्स टू f√3 इंटू r डिवाइडेड बाय m का अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट भी लेना है। तो f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे, gm²/a², तो रख दो यहाँ पे gm²/a²। तो एक m से एक m निपट जाएगा, बाकी सारी चीज़ें भी रख दो, √3 भी रख दो, है ना। r को देखो, यहाँ पे r रखना है, r इज़ दिस, तो ट्राइंगल में ये a के बराबर है, दिस इज़ a। इक्विलेटरल ट्राइंगल को ऐसे इमेजिन करो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस इज साइड इज़ a। हमें तो ये वाली चीज़ लिखनी है, ये वाली चीज़, दिस इज़ r, ये भी r होगा। तो कैसे लिखें इसको, ट्राइंगल इमेजिन कर लो एक, ये वाला। सो दिस एंगल इज़ 30 डिग्री, यहाँ से उठा के लिखो, ये a/2 हो जाएगा आधा, और ये r है, वी कैन राइट cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos 30 डिग्री इज √3/2 इज इक्वल्स टू a/2r, 2 से 2 कट गया, तो r की वैल्यू आ गई a/√3, r यहाँ पे a/√3 आ जाएगा। तो a से a कट जाएगा, एक m से एक m कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास gm/a का अंडर रूट। ये आंसर आ गया, दिस इज़ द v ऑफ द सर्कुलर मोशन, ये है v। देखो कुछ टफनेस नहीं है, वही चीज़ फंसानी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं जो हम नहीं जानते हैं। रिजॉल्व करना हमें आता है, बस हमें डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है वो तय कर रहे हैं हम सर्कुलर मोशन से, कि सेंटर की तरफ करना है।
एक कॉन्सेप्ट होता है बैंकिंग ऑफ रोड। तुमने देखा होगा कि रोड बैंक होती हैं। बैंकिंग का मतलब समझते हो? बैंकिंग मतलब फाइनेंस नहीं, वो थोड़े बैंक होती है, रोड थोड़ा सा टिल्टेड होती है। तो यहाँ पे तो नहीं हमें समझ में आएगा कॉलोनी वगैरह में, बट हाईवेज़ वगैरह जो बहुत ज़्यादा शार्प टर्न होते हैं वहाँ पे बैंक होती है, रोड उठी हुई होती हैं। तो उसका मकसद समझो सबसे पहले। तो मान लो सपोज एक सीधी रोड है, ये क्रॉस से अपन ऐसे देख रहे हैं, ये सीधी रोड है, उसे कंपैरेटिवली हमने थोड़ा बैंक्ड कर दी रोड को कहीं पर। तो देखना व्हीकल कैसा दिखेगा हमें, व्हीकल ऐसा दिखेगा, 4 चक्के होंगे बट वो 2 ही दिखेंगे हमें, क्योंकि दो के पीछे छुप जाएंगे। ये एक्सेल है इसका, ऐसे चल रही है गाड़ी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कैसा दिखेगा, यहाँ पे भी ऐसा दिखेगा। तो मान लो टर्न है, अगर टर्न है तो उसका रेडियस क्या होगा, टर्न का रेडियस, ये ऐसे गोल घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो मान लो सर्कल वो कुछ ऐसा होगा, तो उसका रेडियस मान लो ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा उसका, सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, सेंट्रीपिटल वाला, इस तरफ लगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी है जिस भी वजह से लगे। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन होगा वो देने वाला, जैसे रस्सी तो बंधी नहीं है, वो कोई इधर से धक्का भी नहीं मार रहा कोई आदमी, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स ये फ्रिक्शन जनरेट करेंगे, इस टायर का जो फ्रिक्शन होगा ना वो जनरेट कर रहा होगा। सो दिस इज एट्रीब्यूटेड फॉर फ्रिक्शन, ठीक है। तो मान लो कि बारिश हो गई या तेल पड़ गया रोड पे, तो फ्रिक्शन कम हो सकता है। अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो उसको सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगा, और स्पीड तेज़ हुई तो गाड़ी स्लिप कर सकती है। ये बात समझ में आ रही? तो बैंक करने में क्या होता है कि अच्छा नॉर्मल रिएक्शन, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होता, ऊपर की साइड, वो रोटेट कराने में कोई योगदान नहीं दे रहा होता। बट अगर हमने इसको टिल्ट कर दिया तो फ्रिक्शन तो है ही, जितना है थोड़ा कम भी हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन अब टिल्टेड लग रहा है यहाँ पे, और रोटेशन कैसा हो रहा है इसका, सर्कल का रोटेशन कुछ ऐसा हो रहा है। मान लो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो नॉर्मल का कंपोनेंट भी आ जाएगा इधर, फोर्स ज़्यादा मिल जाएगा हमें। हम इस नॉर्मल का यूज़ कर रहे हैं इसको गोल घुमाने के लिए, यहाँ पे नॉर्मल यूज़ नहीं हो पा रहा। तो बैंकिंग क्यों करते हैं अपन, क्योंकि फ्रिक्शन अगर अनसफिशिएंट हो जाए तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट अच्छे से बिना स्लिप कराए उसको कर देगा। ये बात समझ में आ रही? तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हैं तुम्हारे इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज में 10.6 में। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, नॉट 10.6, 10.2। A turn has a radius of 10 meter. If the vehicle goes round at an average speed of 18 km per hour, what should be the proper angle of banking? है ना? तो कितना एंगल ऑफ बैंकिंग होना चाहिए? तो उस सिचुएशन में पहले क्वेश्चन में तुम्हें ये डाउट आएंगे कि फ्रिक्शन को क्या माने। तो फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर दो, ऐसे दिन मानो जिस दिन इतनी बारिश हुई है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। और ये डायग्राम याद रखो कि बैंकिंग मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, और यहाँ पर नॉर्मल इधर लग रहा होगा, तो mg इधर लग रहा होगा। तो जो भी है हमें किस तरफ चाहिए नॉर्मल का कंपोनेंट, इस तरफ। तो ये रिजॉल्व करके तुम्हें ये निकालना है, और इस चीज़ को इक्वेट करना है mv²/r से। v कैसे निकालना है ये इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है उसमें।
ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क है 10.2 कंप्लीट करना अभी। तो लैंग्वेज में उलझ के नहीं रहना है, हमें एक्सट्रैक्ट वही इन्फॉर्मेशन करनी है जो mv² से बराबर करनी है। सर्कुलर मोशन में बस फाइनली तुम्हें ये याद रह गया ना, mv² r होता है सेंट्रीपिटल, तो काम बन जाएंगे सारे।